Hi friends, welcome back to my channel. We have started with NEET महा रिवीजन और आज एक महा चैप्टर समझने वाले और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है नीट के पेपर में। 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स, 2 क्वेश्चन कैपेसिटर से। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके जो काम का है उतना ही बात करूंगा मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स डील विद द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कूलम्स लॉ आता है, और कूलम्स लॉ इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस, जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन KR²। अब टर्म्स समझा देता हूं। Q1 Q2 आर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और K क्या है? तो K इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जनरली बहुत सारे लोग इसको लिखते Q1 Q2 अपॉन KR²। अभी K सब मिक्स हो जाएगा, इसके लिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन KR²। नाउ अब इसमें समझ लेते हैं कि चार्जेस आर बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। चार्जेस आर स्केलर क्वांटिटी। तो चार्जेस ऐड और सब्ट्रैक्ट नॉर्मल मैथमेटिकली होते हैं। तो ऑलरेडी अगर चार्ज है, समझो ये है 10 कूलम और ये है -2 कूलम, और इनमें कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है। फिलहाल तो अट्रैक्शन है, उसको F नाम दे दिया। इनमें हम लोग ने +5 ऐड कर लिए। तो +5 ऐड कर लिए तो ये बन गया 15 और ये बन गया 3। और अभी भी डिस्टेंस अगर सेम है तो F' का वैल्यू कितना? तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना था? तो पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज था 20, और अभी कितना है? तो 15 × 3 45। ये कैंसलेशन अभी फिलहाल मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, इतने टाइम्स F हो जाएगा। लेकिन ये मैग्नीट्यूड वाइज है, इसको समझो कि ये दोनों में अट्रैक्शन था लेकिन ये दोनों तो रिपल्शन होने वाला है। तो एग्जैक्ट आंसर विल बी माइनस ऑफ दिस। अब हम ये माइनस डालना भूल जाते क्योंकि टीचर बोलते हैं मैग्नीट्यूड लो, तो मैग्नीट्यूड लेके तो ये प्रॉब्लम होने वाला है। तो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो ध्यान रखने का कि अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कूलम्स लॉ का मैंने एक टाइप बताया। दूसरा कूलम्स लॉ में जो आता है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है? अब न्यूट्रल पॉइंट के लिए टीचर बहुत गंदे फॉर्मूला देते हैं, मैंने देखा है। √Q1 अपॉन Q2 माइनस। अरे क्यों करना है ऐसा सब कॉम्प्लिकेटेड काम? तो सिंपल रखते हैं। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है Q1 एंड Q2 और इनके न्यूट्रल पॉइंट्स के लिए बात करें तो इन दोनों चार्जेस के कहीं पे तो आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि ये चार्ज ये Q0 को रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझो ये मैंने मार्किंग कर लिया। टोटल डिस्टेंस अगर R है, एक को नाम दिया X तो दूसरे को दिया R-X। अब न्यूट्रल पॉइंट का फंडा समझ लो कि कैसे लिखने का। Q1 चार्ज डिवाइड बाय इसका डिस्टेंस क्या है X, और Q2 चार्ज और इसका डिस्टेंस क्या है R-X। बस दैट्स इट, इससे काम हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन, बस इससे काम हो जाएगा। हम रूट में जाने वाले जब करते हैं तो कैलकुलेशन रॉन्ग करके ही आते। सिंपल है, चार्ज से ये डिस्टेंस, चार्ज से डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर लो, दैट्स इट। तो जब 2 पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई करता है। बीच में मतलब मैंने सेंटर पे नहीं, इन बीच में किधर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है Q1 Q2 तो इसका न्यूट्रल पॉइंट साइड्स में
लाई करेगा, मतलब यहाँ पे या तो यहाँ पे। तो मैंने अज्यूम किया, समझो यहाँ पे Q2 से मैंने बोला x डिस्टेंस पे है, तो इससे r प्लस x डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो अब लिखने का तरीका क्या है, तो Q1 अपॉन r प्लस एक्स द होल स्क्वायर एंड Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। मैं क्यों बार बार ऐसा एम्फोसाइज करता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में बोलते कि Q2 से डिस्टेंस फाइंड करो। अब पता नहीं जब तुम्हारे सर ने डिराइव किया होगा तब उसने Q2 से ही लिया होगा कि Q1 से लिया होगा। तो ये मेथड में क्या है, कहीं से भी लो, अपना मेथड फिक्स है, ऐसा ही लगने वाला है। Q1 Q2 चार्जेस का वैल्यू दिया होता है और जनरली ऐसे वैल्यूज होते हैं कि कैंसल होते हैं और रूट भी निकलते हैं, जैसे 4 टाइम्स है, Q2 इज 4 टाइम्स ऑफ Q1, ऐसा कुछ टाइप में। दिस न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू द चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये बात याद रखने का कि जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके नजदीक में आएगा न्यूट्रल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, बहुत सारे चार्जेस अगर है तो उस पर नेट फोर्स ढूंढने का मेथड क्या है। तो अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, समझो यहाँ पे है Q0 जिस पे फोर्स ढूंढना है, फिर है Q, फिर है Q, फिर है Q और सो ऑन, और ये है 0 डिस्टेंस पे, ये है 1 डिस्टेंस पे, ये है 2 डिस्टेंस पे, ये है 4 पे, फिर 8 पे एंड सो ऑन, ऐसे चार्जेस रखे। तो एक फोर्स का, एक चार्ज का फोर्स एट अ टाइम कंसिडर करने का, तो इसका यहाँ पे फोर्स लगेगा, इसका इधर सेम 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 सेम, तो सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो सारे फोर्सेस ऐड करेंगे तो एक सीरीज याद रखना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसका आंसर आएगा हमेशा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, प्रोवाइडेड एक्स इज लेस देन 1, जो कि होगा ही। देखते हैं, अगर मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पे f का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ साइड में, एयर मीडियम के लिए k का वैल्यू 1 होता है। अच्छा, k का वैल्यू 1 होता है एयर के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, k का वैल्यू इनफाइनाइट होता है मेटल्स के लिए। अब फिलहाल वो टाइम नहीं कि हम डिटेल में जाए, याद रखने का, मेटल्स के लिए इनफाइनाइट होता है। ओके, k का वैल्यू 1, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जो है वो भी सब में सेम ही आने वाला है। अलग क्या आएगा, तो पहले वाले का डिस्टेंस 1 स्क्वायर, दूसरे वाले का डिस्टेंस 2 स्क्वायर, तीसरे वाले का डिस्टेंस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें 1 के बाद वाला x बनता है, तो ये 1/1 1 ही होगा, तो x का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। सो ये बनेगा 9 इंटू 10⁹ Q0 इंटू Q, ये 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 होगा और इससे आंसर आ जाएगा। एक और टाइप सीखते इसी में कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा कुछ तो भी दिया होगा शेप। चलो ट्राइंगल वाला इजी है तो उससे डील कर लेते हैं। समझो चार्जेस दिए है, एंगल 60 डिग्री है, दोनों सबका साइड समझो r है। अब ये चार्ज और ये चार्ज दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन होगा तो ये फोर्स इधर आने वाला है F1, और समझो इसको माइनस कर दिया तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो ये यहाँ पे आने वाला है F2। दोनों के बीच में एंगल बन गया है 120 डिग्री, और ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज और डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम आया। दो वेक्टर अगर दोनों के बीच में एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट भी उतना ही आता है। समझो ये प्लस होता तो ये इधर आता, दोनों के बीच में 60 डिग्री बनता, 60 डिग्री बनता तो मैं लिखता रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। तो मल्टीपल चार्जेस जब भी होंगे तो ये ऐसे डिसाइड करेंगे हम लोग। ये 4 केस बनाए, आगे का देखते हैं। नेक्स्ट केस, 5th केस, पेंडुलम। अब पेंडुलम में क्या होने वाला है, तो पेंडुलम ऐसे सेपरेट हो गए हैं दोनों। ये एंगल है थीटा। चलो
ये दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स है F, यहाँ पे भी है, वो नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इसका मास नीचे काम कर रहा है mg, इसमें जो टेंशन है वो यहाँ पे काम कर रहा है T। ये डिस्टेंस जो है वो है r/2, क्योंकि पूरा r अगर लिया तो ये हाइट h। चलो कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहले तो ये t को रिजॉल्व करना है, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा t sin थीटा। अब t sin थीटा f को बैलेंस करेगा और t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा। तो t sin थीटा इज इक्वल टू f, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो tan थीटा का वैल्यू आया f/mg। अब वैल्यू समझ लो, या तो ये याद रख लो, थीटा ढूंढने बोला तो ये काम आ जाएगा, लेकिन tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट बिकम r/2h। और f का वैल्यू क्या होगा, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन चल रहा है, तो 9 × 10⁹, चार्ज दोनों सेम होगा, डिवाइड बाय r², k का वैल्यू 1 डिवाइड बाय mg। अब देखो मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ r और h पे, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये r चेंज हो सकता है अपने पास। तो r और h पे अगर फोकस किया तो r² इधर जाके r³ हो गया, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू h। ये रिलेशन है। तो अगर मैंने h को h/2 कर दिया तो r पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा था। तो दिस वाज 5th टाइप। 6th टाइप का क्वेश्चन होता है जहाँ पे बॉडी टच करके सेपरेट कर लेते हैं, टच एंड सेपरेटेड टाइप के क्वेश्चन। अब टच एंड सेपरेटेड में होता क्या है उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो एक स्पीयर है जिसका रेडियस r1 है, इस पे कुछ चार्जेस है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज q1। एक दूसरा स्पीयर है जिसका रेडियस है r2, उस पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से q2। तो टोटल चार्ज विल बी q1 प्लस q2। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल चार्ज तो अभी q1 प्लस q2 ही रहने वाला है, लेकिन जब इसको टच करके सेपरेट करेंगे तो अब इस पे जो चार्ज होगा वो इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा कि r1/r1 प्लस r2 इंटू q1 प्लस q2। मतलब टच करने के पहले कितना है उसका कुछ पार्ट इस पे आ जाएगा, और q2 डैश विल बी इक्वल टू r2/r1 प्लस r2 और q1 प्लस q2। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नीट में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये दोनों का रेडियस सेम ही दिया होता है, और अगर रेडियस सेम है तो q1 डैश और q2 डैश दोनों q1 प्लस q2/2 हो जाएंगे। लेकिन ये कभी हो सकते हैं इफ r1 इक्वल टू r2, जब दोनों का रेडियस सेम दिया होगा तब। तो दिस इज अबाउट फोर्सेस के बारे में। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने बना के दिए, हर एक के MCQ सॉल्व किए हैं। प्लीज़ रिफर टू माय प्लेलिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो पूरे चैप्टर में आने वाला है E, और ये E का वैल्यू होता है F डिवाइड बाय Q0, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। और इसका वैल्यू जब हम बनाते हैं तो ये बनता है 9 × 10⁹ Q डिवाइड बाय KR²। K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, ये Q और ऊपर वाले फॉर्मूला में Q, ये Q विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, ये Q ऑन विच फोर्सेस ऑफ एक्टिंग, ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग, जिस पे फोर्स काम कर रहा है। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होगा। किसको टेंजेंट? टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को।
ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। इसके क्वेश्चन भी फोर्सेस जैसे ही डील करना है। अगर मल्टीपल चार्जेस आया तो फोर्स में कैसे किया वैसे ही ई का। न्यूट्रल पॉइंट आया तो ई लिखो, एफ लिखो, क्योंकि ई बेसिकली फोर्स ही होता है। फोर्स जितना ज़्यादा उतना फील्ड भी ज़्यादा होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट में भी सेम लॉजिक यूज करना होता है। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आगे जब हम लोग गॉस लॉ सीखेंगे तब पता चलेगा कि फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चन क्या बनते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिटेल में चला जाता हूँ मैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज होता है डाइपोल। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल है वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है। तो डाइपोल में देयर विल बी टू चार्जेस, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम बट पोलैरिटी ऑपोजिट ये होना चाहिए, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस विच इज 2l। सेंटर से मेजर करते हैं। 2l इज इलेक्ट्रिक लेंथ। तो एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है विच इज डिनोटेड बाय p, और p का वैल्यू होता है q इंटू 2l, जिसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगा। p बार इज इक्वल टू q इंटू 2l बार। ये डायरेक्शन है डाइपोल का। अच्छा, डाइपोल का यूनिट कूलम पर मीटर, कूलम इंटू मीटर। ये सर डाइपोल क्यों सिखा रहे हो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सिस एंड अलोंग द इक्वेटर पता होना चाहिए। तो सर एक्सिस इक्वेटर है किधर? तो यहाँ पे ये एक्सिस है, सेंटर में से जो लाइन पास होगी वो इक्वेटर है। नाउ पहला E अलोंग द एक्सिस का फॉर्मूला, तो 9 इंटू 10⁻⁹ तो है 2 टाइम्स P डिवाइड बाय R क्यूब। जनरली मीडियम एयर ही होता है, नहीं होगा तो K डाल दिया। ये P का डायरेक्शन जिधर होगा उधर E का डायरेक्शन, मैंने बोला P का डायरेक्शन किधर होता है तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो E एक्सिस, E इक्वेटर इसका 9 इंटू 10⁹ P बाय K R क्यूब। K का वैल्यू जनरली 1 होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात इनके डायरेक्शन। E एक्सिस का डायरेक्शन हमेशा P के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P और इसका पूछा डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन होगा E का अलोंग द एक्सिस। हमेशा P जो डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगा। E इक्वेटर का डायरेक्शन अजीब होता है, माइनस, वो हमेशा ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर लिया तो ये साइड होगा इसका डायरेक्शन माइनस। और एक रैंडम पोजीशन पे अगर पूछा मैंने तो E एट रैंडम पोजीशन इज 9 इंटू 10⁻⁹ P रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय R क्यूब। K भी रहेगा। हाँ, अब ये थीटा क्या है? तो एक रैंडम पोजीशन जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ये यहाँ पे थीटा बना रहा है। तो अभी देखो अगर एक्सिस पे आया ना तो थीटा नीचे 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 नीचे, थीटा 0, cos 0 1, 3 + 1 4, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। और इक्वेटर पे आया तो थीटा 90 बनेगा, थीटा 90 बना तो ये 1 आ जाएगा, तो ये बराबर है। ये फॉर्मूला है। तो इतनी बातें याद रखनी है, एक्सिस, इक्वेटर और एक जनरल पॉइंट। दूसरी एक बात ये होती है, एक जनरल पॉइंट पे अगर फील्ड इंटेंसिटी समझो ऐसा है तो ये एक्सिस के साथ कुछ तो भी एंगल बना रहा है, लेट्स से अल्फा, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो भी कुछ होगा। तो इसके एंगल्स में जब जाएंगे तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमारा एक फॉर्मूला याद रखने का अल्फा के लिए, विच इज tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला, या tan अल्फा याद रख लो। tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, बट tan अल्फा रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ऐसा याद रख लो। tan अल्फा tan थीटा बाई 2 रिप्रेजेंट डायरेक्शन।
इस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है बट बता दिया मैंने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ये बात हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। जब फील्ड इंटेंसिटी की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो गॉस लॉ को भी कंसीडर कर लेते हैं। चलो, गॉस लॉ क्या बोलता है? द फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन, या समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? लाइंस ऑफ फोर्स जो सरफेस में से बाहर निकल रहा है, वो डिपेंड करेगा सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइड बाय एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब गॉस लॉ के जो बेसिक फॉर्मूला है ना, वही याद रखना है, क्योंकि नीट में उसी पे क्वेश्चंस होते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पीयर। फर्स्ट ई का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, कोई टीचर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहे होगे, ठीक है। Q डिवाइड बाय KR², ये फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पीयर, आउटसाइड द स्पीयर। फिर एक होता है फॉर्मूला E = ये होता है लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज ओनली फॉर लाइन चार्ज और लॉन्ग सिलेंडर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर के लिए होता है। वेल लैम्बडा इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली ये पता है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। जिसको नहीं पता है, मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज को गो थ्रू करके फिर ये वीडियो देखना, ताकि तुम लोग समझे क्या बात चल रही है। थर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट आउटसाइड, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप आउटसाइड, और आई विल राइट जस्ट आउटसाइड एनी शेप। और लास्ट होता है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। जब इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट होता है तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं अपने, और इसमें डायरेक्शन भी लेना पड़ता है। ये 4 केस सिर्फ दिमाग में बिठा लो कि गॉस लॉ के क्या है। फील्ड इंटेंसिटी, अगर स्पीयर आया, लॉन्ग सिलेंडर आया, जस्ट आउटसाइड लॉन्ग शीट आया, तो फॉर्मूला क्या है। नाउ आगे बढ़ते थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर में है पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल ये चैप्टर में स्केलर क्वांटिटी होने वाला है। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ग्रेविटेशन में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल था, वो वर्क डन अपॉन मास था, ये वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W/Q0। और पोटेंशियल का वैल्यू होता है 1 या तो फिर पहले लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये पोटेंशियल का वैल्यू है। और आई कैन राइट 9 × 10⁹ Q/KR, ये वैल्यू है पोटेंशियल। तो 9 × 10⁹ तो आ ही रहा है सब में। अगर मैं V और E को रिलेशन अगर ढूंढना है, रिलेशन बिटवीन E एंड V, तो रिलेशन क्या है? तो E = -dV/dx और सिंपल E = V/R। सर कब कौन सा यूज करेंगे सर इसमें? तो आंसर है जब भी ग्राफ की बात होगी, जहां पे V वर्सेस X का ग्राफ दिया होगा, E ढूंढना होता है, तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। और ग्राफ नहीं होगा तो ये यूज कर सकते हैं। अब एक ग्राफ जो बहुत पॉपुलर है, बच्चे लोगों को बहुत परेशान करते रहता है, ये ग्राफ बहुत बार डाउट पूछते हैं मुझे बच्चे। तो पोटेंशियल जब होता है सेम, पूरे सरफेस पे अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब मैंने यहाँ पे एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया, एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया, एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाया। अब इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट एंड सो ऑन इक्वी पोटेंशियल है। यहाँ पे है 10, ये 20, ये 30, क्या है ये पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट। ये एंगल हम लोग को दिया हुआ है 30। अब क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो -dV/dx फॉर्मूला होता है।
लेकिन हम क्या करते हैं, dv मतलब ये 10 कर लेते हैं, ये भी 10 कर लेते हैं, तो आंसर रॉन्ग हो जाता है अपना। इसके लिए इसको थोड़ा समझ लो कि क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, इक्वी पोटेंशियल सरफेस जब भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। ये हम समझते ही नहीं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या तो नीचे या तो ऊपर, जिधर ड्रॉ करना है करो, लेकिन करना पड़ेगा इक्वी पोटेंशियल के लिए। फिलहाल मैंने टेम्पररी ऐसा बनाया है, ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना, दिस इज dx, ये वाला नहीं। तो ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ से ये 30 बना लिया। अब मुझे एडजेसेंट पता है और हाइपोटेनियस पता है और ऑपोजिट ढूंढना है, तो मैं साइन 30 यूज करूँगा। तो साइन 30 विच इज dx अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का वैल्यू 10 है, सो dx का वैल्यू आया 10 साइन 30। ये साइन 30 हाफ होता है, तो ये बन गया 5। तो dx 5 है, और e माइनस dv विच इज 10/5 विच इज -2 वोल्ट पर मीटर, ये वैल्यू होता है -2। तो ध्यान रखना E और V एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर ही होने वाले हैं। तो अगर ये याद नहीं है तो काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो आजकल बहुत पॉपुलर होते जा रही है नीट के पेपर में, वो ये है कि V दिया होता है और E ढूंढना होता है। तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, V दिया हुआ है मुझे 5x² और फाइंड E एट x इज इक्वल टू 2, समझो ऐसा दिया एग्जाम्पल। तो कैसे करेंगे, तो नॉर्मल डेरिवेटिव लेके x का वैल्यू डाल देंगे, हो जाएगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पोटेंशियल दिया है एज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तीनों टर्म में दिया है x, y एंड z, और तब E ढूंढने का तरीका क्या है, तो E ढूंढने का तरीका है V का डेरिवेटिव पहले विथ रिस्पेक्ट टू x लो, उसको I से मल्टीप्लाई कर लो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू y लो, उसको j से मल्टीप्लाई कर लो, फिर विथ रिस्पेक्ट टू z लो, k से मल्टीप्लाई कर लो। ये पूरे के बाहर माइनस है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर मिलेगा E बार, और अगर मैग्नीट्यूड लेने बोला तो रूट ऑफ टर्म का स्क्वायर कर लो, ये आंसर हो जाएगा। तो ई वी में रिलेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो आजकल बहुत पॉपुलर है नीट में, वो टाइप के सम को कैसे डील करना है वो भी समझ लो, ग्राफ बता दिया मैंने। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल फाइंड किया, वैसे ही पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू 9 × 10⁹ P cos थीटा अपॉन r², ये फॉर्मूला बनता है अपना फॉर डाइपोल। अच्छा, P cos थीटा अपॉन r², ये पोटेंशियल का वैल्यू बना ड्यू टू डाइपोल। इसमें cos थीटा क्या, तो जो पहले बना है वही cos थीटा बनेगा, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से ये पॉइंट जो बना रहा है एंगल थीटा, ये एंगल जो बना है थीटा वही अपना एंगल है ये। अच्छा, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट्स और कोई भी चैप्टर के फॉर्मूला लिस्ट चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर लो, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग हमारे नोट्स पोस्ट करेंगे, फॉर्मूला लिस्ट पोस्ट करेंगे। फॉर्मूला लिस्ट में सारे फॉर्मूला होंगे जो तुम लोग को ज़रूरत है। तो ये मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला ये है, ये है, ये है, ऐसा। आगे बनाते हैं, पोटेंशियल हो गया। वर्क डन के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि वर्क डन को कैसे डील करते हो। जो जो चीज़ें इजी है इलेक्ट्रोस्टैट्स में वो मैं डील नहीं कर रहा हूं।
हाँ, जो जो क्वेश्चन इजी है, जिसको तुम इजीली डील कर सकते हो, जैसे फ्लक्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्यूब के ऊपर कॉर्नर पे चार्ज रख के फ्लक्स पूछते हो, वो सबको पता है कि कैसे डील करना है, क्योंकि वो केमिस्ट्री में भी करते हो आप लोग, तो वो मैं नहीं ले रहा हूं। जो मैं ले रहा हूं वो है वर्क डन और विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोग को समझे कि कैसे डील करना है। There are two charges, let's say Q1 and Q2, which are at distance of R. एक यहाँ पे या नंबर ले लेते हैं, let's say this is 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे मैंने एक Q0 रखा हुआ है। अब ये Q0 को एक 5 सेंटीमीटर के आर्क पे इधर लाना है, Q0 को B पोजीशन, A से B पोजीशन पे लाना है। तो व्हाट इज द वर्क डन? तो सबसे पहली बात, ये केस में इलेक्ट्रोस्टैट्स में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। पाथ क्या फॉलो कर रहे हो वो मैटर नहीं करता है, तो पाथ तो आपको देखना ही नहीं है। तो क्या देखना है सर? तो आपको ये देखना है, चलो इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा नंबर चेंज करता हूँ ताकि पाइथागोरस थ्योरम में बराबर लगा सकूँ। ये 3 ये 4, चलो नंबर लगा दिए। अब समझ लो, सबसे पहले तो A पे पोटेंशियल फाइंड करो, किसके वजह से पोटेंशियल है? तो Q1 के वजह से है, Q2 के वजह से भी है। Q1 और Q2 के वजह से पोटेंशियल कितना है? तो 9 × 10⁹, इसमें चार्ज है Q1 डिवाइड बाय इसका डिस्टेंस है 4, प्लस अभी फिलहाल मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, या तो मीटर में कर देता हूँ, और यहाँ से Q2 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है। इतना पोटेंशियल A पे है। फिर पोटेंशियल एट B फाइंड करो। पोटेंशियल एट B तो A के यहाँ से Q1 के वजह से है, Q2 के वजह से, बट दिस टाइम Q1 का तो 4 ही रहा, लेकिन Q2 का डिस्टेंस कितना हो गया? तो आंसर है 1, क्योंकि ये 4 का रेडियस है, तो ये डिस्टेंस 1 हो गया। अब आ गया VA और VB, तो वर्क डन A से B लेके जाना है, तो लास्ट पोजीशन B माइनस A इनटू चार्ज जो भी लेके जा रहे हैं, दैट इज Q0। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। पोटेंशियल फाइंड करो दोनों पॉइंट पे, दोनों का डिफरेंस लो, Q0 से मल्टीप्लाई, दैट इज वर्क डन, और इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा तो भी वही करना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जब भी ट्रैवल करना होगा तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल ही सेम होगा, तो वर्क डन नहीं होने वाला है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैट्स के कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स ऑफ फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग कैपेसिटर पे। अब कैपेसिटर में अगर आपको समझना है, सम सॉल्व करना है कैपेसिटर के, तो एक ही है भगवान, और वो भगवान है अपना Q = C × V। अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Q = CV। अब Q = CV में चार्ज, ये कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, और ये पोटेंशियल है। स्टार्ट करता हूं मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C का फॉर्मूला होता है K∈0 A/D, where K is a dielectric constant between the plates, और this is C in medium। अगर एयर होगा तो C in air is ε0 A/D, that means C in medium is K times C in air। तो कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करने बोलते हैं, C in air दिया होगा, C in medium दिया होगा, K ढूंढना होगा। ये बेसिक फॉर्मूला बनाया पैरेलल प्लेट का, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सीरीज पैरेलल तुम सबको पता है, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इसमें जो क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं उससे मैं डील करूंगा विथ वन एग्जाम्पल कि आपको करना क्या है।
मैंने एक डायग्राम बना लिया, ये एक सेल, कैपेसिटर, सेल, कैपेसिटर, कैपेसिटर, ये यहाँ पे एक पॉइंट नाम दे दिया A, यहाँ पे एक नाम दे दिया पॉइंट B, इसका वैल्यू कुछ होगा, इसका वैल्यू कुछ, इसका वैल्यू कुछ, लेट्स से ये 10 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, वैल्यूज अपने हिसाब से ले लेते हैं। 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 3 माइक्रोफेरेड। चलो अब जो ट्रिकी क्वेश्चन है, जो तुम लोग को तकलीफ देते हैं, ऐसा डायग्राम दिया होगा, बोलेगे फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। तो आपके स्टेप इसके लिए क्या होने चाहिए? तो पहला स्टेप, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब ये कैसे करने का, कैपेसिटर पे चार्ज कैसे ढूंढने? तो पहले सेल्स पे फोकस करो। ये दोनों सेल सीरीज में है क्योंकि एक ही करंट फ्लो होने वाला है पूरे में से। अगर ये दोनों सेल सीरीज में, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो V विल बी 30 माइनस 10, 20 वोल्ट, ये V मिल गया। अब कैपेसिटर सोचो, C, टोटल C कितना होगा? तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला लगता है, तो ये बन जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C, 1/C2, 1/C3। तो ये बन गया C, ये बन गया V, ये बन गया इधर CV पता है, Q मिलेगा, Q विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। ये मेरा पहला पॉइंट आ गया कि भाई फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, क्योंकि सीरीज में हर एक पे चार्ज सेम ही रहने वाला है, तो हर एक पे प्लस माइनस चार्ज, ये देखो इधर ज़्यादा है तो ये प्लस और इधर माइनस, इधर से ये माइनस, ये प्लस, यहाँ से माइनस, ये प्लस, ये ऐसे कनेक्शन। दूसरा काम, फाइंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। अब पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से V इज इक्वल टू Q बाई सी, Q बाई सी, Q बाई सी। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं V1 कितना है, V2 कितना है और V3 कितना है, प्लस माइनस ऑलरेडी वी हैव डन। तो V1 विल बी Q1 बाई C1, तो हर एक का 3 है 20, तो ये तीनों बेसिकली सेम ही आने वाले हैं, V2 V3 सेम, 20/3 वोल्ट, ये हर एक में सेम आने वाला है। अब थर्ड, कनेक्ट वोल्ट मीटर एंड अप्लाई KVL। कनेक्ट वोल्ट मीटर एंड अप्लाई KVL। तो यहां से मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, अगर A B बोला होगा तो A प्लस B माइनस। अब KVL लगाना है। KVL एक लूप में लगता है, क्लोज्ड पाथ में लगता है, तो लेट अस अज्यूम ये क्लोज्ड पाथ में मैंने लगाया KVL। चलो यहाँ से चालू किया, माइनस से प्लस, तो ये बनेगा प्लस, यहाँ पे माइनस से प्लस बनेगा प्लस, लेकिन इधर वोल्टेज कितना है तो 20/3। फिर यहाँ पे आया माइनस से प्लस प्लस, V इक्वल टू 0, तो V का वैल्यू हो जाएगा -30 + 10 दैट इज 50/3। ये आंसर हो गया वोल्ट। तो इसमें आपको जो आंसर आता है ना वो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा, ताकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों रहेंगे इसके लिए। तो दिस इज़ वन एग्जांपल जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ये मेथड से कभी भी आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, इतना गारंटी है अपना, बराबर है। चलो अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है। सेकेंड, अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स होते हैं और उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, तो देखते उसको कैसे डील करना है।
अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स, थोड़ा सा एक काम करता हूँ, अरेंज करके देखते हैं। ये प्लेट ऐसे अरेंज करके दिए हुए हैं मुझे, 1 2 3 4 और ये V, और बोला फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और हर प्लेट के बीच में डिस्टेंस d d d d है। डील कैसे करने का? अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हो कि ए बी के बीच में पोटेंशियल फाइंड करो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो उनके बीच में एक वोल्टमीटर या वोल्टेज लगा देना है आपको। अब ए पे पॉजिटिव टर्मिनल का, सॉरी बी 2 नंबर के प्लेट पे पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो इसके दोनों बाजू पे पॉजिटिव मार्क कर लो। बी कनेक्ट किया 4 को, तो 4 के दोनों बाजू पे नेगेटिव आ गए। अब ये प्लस इसमें माइनस इंड्यूस करेगा, यहाँ पे माइनस इंड्यूस करेगा, ये माइनस प्लस इंड्यूस करेगा, तो ये मार्किंग हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा कि आपको सबसे पहले तो ये एक सेल बना लो, क्योंकि सेल तो है ही, इसके बीच में सब कुछ है। ये सेल का प्लस टर्मिनल 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 1 के साथ, 2 3 के साथ कैपेसिटर बना रहा है, दो बना रहा है, तो ये 2 नंबर का प्लेट, ये भी 2 नंबर का प्लेट जो प्लस से कनेक्ट, क्योंकि वो 2 कैपेसिटर बना रहा है। अब 2 1 के साथ बना रहा है तो 1 बना लिया मैंने, 2 3 के साथ बना रहा है तो 3 बना लिया मैंने। लेकिन 1 और 3 कनेक्टेड है तो कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। अब आगे 3 जो है वो 4 के साथ भी बना रहा है, तो ये रहा 3 नंबर का प्लेट, तो वापस बनाया 3 नंबर का प्लेट जो 4 के साथ बना रहा है 4, लेकिन 4 कनेक्ट किया है नेगेटिव को, तो ये नेगेटिव को कनेक्ट हो गया। ये ऐसा अरेंजमेंट, 2 पैरेलल एक सीरीज में, तो काफ़ी इजी होता है अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स। दूसरा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिलअप करके देते हैं, तो कैसे डील करना है। तो जनरली वो लोग जो डायग्राम देते हैं ना, वो लोग ऐसा डायग्राम देते हैं कि ऐसे फिलअप किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे K1, यहाँ पे K2, यहाँ पे K3, यहाँ पे K4, बोलेगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करो। तो पहली बात तो ये ऐसा रखना ही नहीं है, इसको वर्टिकल बनाओ। ये 2 प्लेट ये रहे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर यहाँ पे आया K1, K2 एंड K3 और ये K4। चलो K1 के लिए मैंने लिखा C1 का वैल्यू क्या होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट होता है A और D का वैल्यू, तो इसको प्लेट का 1/3 पार्ट मिल रहा है, तो ये A/3, और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो D/2 है वैसा, तो C2 भी वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ K1 के जगह K2, इसके नीचे K3। और K4 के लिए जब लिखे दैट इज C4, तो K4 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए एरिया तो पूरे प्लेट का एरिया मिल रहा है और डिस्टेंस मिल रहा है D/2। इसमें सीरीज पैरेलल भी दिख जाता है, ये 3 एक दूसरे के नीचे 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 आने वाले, मतलब ये 3 पैरेलल होने वाले, इसके साथ सीरीज आंसर आ जाए। तो ये अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स, ये डाइलेक्ट्रिक जब फिलअप करके देते तब कैसे डील करना है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन को समझ लो। एक कैपेसिटर है जिसको हमने एक सेल कनेक्ट कर लिया, जिससे ये चार्ज हो गया, और इस पे चार्ज हो गया C/V, और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हो गया वो 12CV², इतना एनर्जी स्टोर्ड हो गया। क्वेश्चन क्या बोलते कि ये पहले एक सेल से कनेक्ट हुआ, फुल्ली चार्ज हो गया, उसके बाद ये सेल को रिमूव कर लिया और इसको एक कैपेसिटर कनेक्ट किया। तो इसको जब एक कैपेसिटर कनेक्ट करते तो वो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो ये C1 एक कैपेसिटर कनेक्ट हुआ। इससे क्या होगा, क्योंकि ये चार्ज हो गया था, ये अपने कुछ चार्ज इसको देगा, नाउ इट विल एक्ट एज अ सेल, और अपने चार्ज अगर दूसरे को देगा तो इसके खुद पे भी चार्ज कम हो जाएंगे। तो इस पे चार्ज को नाम दिया मैंने Q1, इस पे चार्ज Q2। नामकरण अगर ठीक करना है तो इसको C1 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 और C1 C2 नाम दे दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो पहले चार्ज मिला होगा ये दोनों का एडिशन उतना ही होगा। दिस इज इक्वेशन 1, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। अगर ये 10 था तो इधर 10 लिख देने का, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 10।
एक इक्वेशन मिला है। अब दोनों पैरेलल में लगे हैं तो पोटेंशियल दोनों पे सेम होगा, दैट मीन्स Q बाय C दोनों का सेम होगा। और ये दोनों को सॉल्व करने का, सॉल्विंग 1 and 2 यू विल गेट Q1 and Q2 का वैल्यू। Q1 Q2 का जैसे ही वैल्यू मिल गया, मैं एनर्जी स्टोर्ड फाइंड कर सकता हूँ फाइनल। तो फाइनल मतलब 1 में कितना है, 2 में कितना है। तो 1 और 2 के बारे में Q और C का वैल्यू पता है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा Q1 स्क्वायर C1 हाफ Q2 स्क्वायर C2, ये फॉर्मूला होगा और ये फाइनल एनर्जी मिल जाएगा। तो ढूंढना क्या होता है सर, तो या तो ढूंढने बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, या दूसरा बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। लॉस जब पूछेंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल करना है, ये इनिशियल और ये फाइनल दोनों का माइनस, इससे आंसर आएगा अपने को। तो ये लास्ट टाइप है, लेकिन ये टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, इसके लिए स्टेप्स बता दिए हैं, स्टेप्स को फॉलो करोगे आंसर आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोस्टैट्स। आगे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल मिलेंगे, कल हम लोग लेके आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।